हेलो फ्रेंड्स। मैं शिव कुमार त्यागी आज लेके आए हैं पर्यावरण की पेडोलॉजी का टाइप 3। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार आती है। हम पिछले 3 वीडियो में आपको पेडोलॉजी की तीन दो वीडियो बना चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आते भी हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण की, जो पेडोलॉजी का है पाठ पुस्तक विधि। ये पाठ्य पुस्तक विधि होती है, क्यों महत्वपूर्ण होती है, इसकी क्या जरूरत होती है, क्यों आती है? तो यह विधि अति प्राचीन काल से प्रचलन में है। तो क्वेश्चन पूछ सकती है कि सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। मतलब पुस्तक को हम बनाने का एक आधार बनता है, एक पाठ्य पुस्तक होती है। माध्यमिक विद्यालयों तथा विशेषकर जूनियर हाई स्कूलों में जहाँ पाठ्य पुस्तक अध्यापक इस विधि के प्रयोग को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन फिर भी अकेले इसी विधि का प्रयोग किया जाना उचित नहीं है। प्राचीन समय में अध्यापक पाठ्य पुस्तक में से विद्यार्थियों को कुछ गृह कार्य दे देता था। अगले दिन विद्यार्थी याद की हुई विषय वस्तु को दोहराते थे। मतलब पाठ्य पुस्तक क्या होता, प्राचीन काल था, वहाँ जो हाई स्कूल, जो जूनियर हाई स्कूल है, माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर ये विधि उपयोग की जाती है। प्राचीन समय में क्या होता था कि पाठ्य पुस्तक से विद्यार्थियों को कुछ गृह कार्य दे देते, होमवर्क दे देते, और जो होमवर्क था, गृह कार्य था, वो अगले दिन विद्यार्थी याद की हुई विषय वस्तु को दोहराते, जिससे क्या होता था, छात्रों को अधिक से अधिक उसको याद हो जाता था, बालक भूलता नहीं था। तो यह विधि अति प्राचीन काल से आ रही है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी विधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस विधि का उपयोग कहाँ होता है? तो माध्यमिक विद्यालयों में तथा विशेषकर जूनियर हाई स्कूलों में, जहाँ पाठ्य पुस्तक इस विधि का अध्यापक इस विधि को प्राथमिकता देता है। तो पाठ्य पुस्तक विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, आते भी हैं। जी, तो पाठ्य पुस्तक विधि थी। अब पाठ्य पुस्तक विधि की हमें गुण क्या है, हमें क्या जरूरत है कि पाठ्य पुस्तक विधि हम लगाएं? तो इस विधि के प्रमुख गुण निम्नलिखित है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक विधि है, इसके गुण कितने हैं? निम्नलिखित है। यदि पाठ्य पुस्तक को सीखे गए ज्ञान की पूर्ति के लिए उपयोग में लाया जाए तो उनका महत्व अधिक बढ़ जाता है। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ी हुई वस्तुओं को घर में पाठ्य पुस्तक की सहायता से दोहरा सकता है। भाई क्या होता है, यदि पाठ्य पुस्तक को सीखे गए ज्ञान की पूर्ति के लिए उपयोग में लाए जाए, मतलब हमारे जो पाठ्य पुस्तक का ज्ञान है, जो हम सीख रहे हैं, उसके उपयोग में लाया जाए तो इनका महत्व क्या होता है? अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, हमने कोई होमवर्क दे दिया तो क्या होता है, उसकी महत्व बढ़ जाएगा। विद्यार्थी कक्षा में पढ़ी हुई वस्तुओं को घर में पाठ्य पुस्तक की सहायता से दोहरा सकता है। अगर हमारा पाठ्य पुस्तक सही बना हुआ है तो हमने आज जो पढ़ाया है, तो विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक की सहायता से घर में भी पढ़ सकता है, दोहरा सकता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से गृह कार्य दिया जाता है, जिससे वे घर में कार्य रह सके। पाठ्य पुस्तक जो होती है ना, तो उसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य क्यों दिया जाता है? गृह कार्य इसलिए दिया जाता है कि अगर हम गृह कार्य देंगे बालक को, तो बालक क्या होगा, घर में भी क्या रहेगा, वो बिजी रहेगा। घर में क्या रहेगा, वो बिजी रहेगा, है ना। और अपना जो जो चीज उसको आ रहा है, उसको क्या करेगा, वो दोहराएगा, बार बार समझाएगा, समझेगा। पुस्तकों से जो गृह कार्य दिए जाए, यदि उसे समस्या हल करने के रूप में दिए जाए तो यह अधिक महत्वपूर्ण समझाता है। पुस्तकों वाली जो किताबों से जो गृह कार्य दिया जाता है, यदि उसे समस्या हल करने के लिए रूप में दिए जाए तो वह अधिक महत्वपूर्ण समझाता है। तो क्या होती है, वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, इंपोर्टेंट समझने लगते हैं उसको हम। तो यह विधि, इसका भी ध्यान रखना, हम हमेशा करते हैं गृह कार्य में। ये इसके गुण थे। अब इसके गुण होंगे तो दोष भी होंगे। तो पाठ्य पुस्तक की सीमा क्या होती है? तो अनेक विद्यार्थियों में पाठ्य पुस्तकों को रट कर याद कर लेने की प्रवृत्ति आती है। क्या होता है, जब हम पाठ्य पुस्तक बना देते हैं, नियम बना लेते हैं, तो क्या होता है, विद्यार्थी उसको रट लेता है। तो क्या होता है, उसके अंदर कमी आ जाती है, वो उसके बारे में समझता नहीं है कि वो रट लेता है।
इससे उनकी तर्क शक्ति का विकास नहीं होता। अगर विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति होगी तो जो तर्क शक्ति होती है, जैसे सोचने की क्षमता है, अगर हम किसी भी चीज का हम सोचेंगे, किसी भी चीज को सोचेंगे समझेंगे तब हम करेंगे तो हमारी क्या होगी, तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। कोई भी मैटर को अगर हम सोचते हैं तो क्या होता है, हमारा तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। यदि पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग किया जाए तो अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थी को पाठ याद करने के पश्चात उनमें वाद विवाद कराए। मतलब यदि हम पाठ्य पुस्तक से करा रहे हैं, ठीक है, आप रटा दो बालक को, तो अगर हमें उसकी तर्क शक्ति को बढ़ाना है, तर्क शक्ति को बढ़ाना है तो हमारे अंदर क्या होना चाहिए, हमें आपस में वाद विवाद प्रतियोगिता है। जब हम वाद विवाद प्रतियोगिता कराएंगे तो बालक के अंदर क्या होगा कि तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, हमने कहा इसके बारे में बोलो, तो बालक क्या होगा, उसको पता नहीं होगा तो सोचेगा। जब हमारा वाद विवाद होगा, एक दूसरे से विवाद होगा, हम एक क्वेश्चन को टू क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, बालक सोचता है कि इसने कैसे कहा। जब वो सोचेगा तो क्या होगा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तर्क शक्ति की क्षमता बढ़ जाएगी। तो पाठ्य पुस्तक से अगर याद कराती हो तो हमें वाद विवाद कराना चाहिए। अगली विधि बहुत अच्छी विधि है, बहुत बार आती भी है। अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका। मतलब ह्यूरिस्टिक विधि क्या होती है, ये खोज विधि होती है। यहाँ अध्यापक की भूमिका क्या होती है, बहुत ही अच्छी विधि है, यहाँ से क्वेश्चन 101% आता है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका क्या होती है, तो समझो इस विधि में अध्यापक की भूमिका केवल एक मार्गदर्शक की होती है। आज जो अध्यापक की भूमिका क्या है, सुगम करता, क्या कहे, मार्गदर्शक। तो ये हमने कहाँ पढ़ा है, ह्यूरिस्टिक विधि में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बन सकता है कि ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका कैसी होती है। तो ह्यूरिस्टिक विधि में अध्यापक की भूमिका केवल मार्गदर्शक होती है। अध्यापक केवल बालक को मार्गदर्शक देता है, केवल बताता है, दिशा निर्देश देता है कि तुम्हें यहाँ जाना है, मार्ग बताना है, ना कि उस पर थोपना है। विद्यार्थी का वर्ष सुगम करता के रूप में कहा करता है, ये मार्गदर्शक होता है। अध्यापक ही छात्रों के समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करता है। जो अध्यापक होता है वो छात्रों के जो समस्याएं होती हैं उनको प्रस्तुत करता है, उसके हल के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है, और उसका हल निकालने के लिए क्या करता है, छात्रों को प्रोत्साहित करता है तथा आवश्यक सामग्री जुटाता है। और क्या करता है, जो आवश्यक सामग्री है उसको जुटाता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और क्या देता है, वो उनके प्रश्नों का उत्तर देता है, वह बालक की संख्याओं का समाधान करता है। तो किस विधि में बालक की समस्याओं का समाधान होता है, तो ह्यूरिस्टिक विधि में बालक की समस्याओं का समाधान होता है। बालक को यहाँ अध्यापक क्या करता है, समाचार प्रस्तुत करता है और उनको प्रोत्साहित भी करता है। अब ह्यूरिस्टिक विधि के गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या होता है, इस विधि में बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है स्वयं अपने प्रयास से ही प्राप्त करता है, अतः यह ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी हो जाता है। इसमें छात्र को निरीक्षण स्वयं मूल्यांकन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। मतलब ह्यूरिस्टिक विधि में क्या होता है, बालक जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, बालक जो भी सीखता है वह स्वयं अपने प्रयास से सीखता है। जब हम अपने प्रयास से सीखेंगे तो हमारा ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी रहेगा। इसमें छात्र को क्या होता है, निरीक्षण स्वयं मूल्यांकन के पर्याप्त अवसर मिलते हैं। जब हम स्वयं सीखेंगे तो हम अपना स्वयं निरीक्षण भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और क्या होता है, जब ह्यूरिस्टिक विधि से हम जो हमारा ज्ञान होता है वो कैसा होता है, स्थायी होता है, परमानेंटली होता है। अगला पॉइंट क्या है, इस विधि में छात्र समस्त कार्य कक्षा में ही समाप्त कर लेते हैं, अतः गृह कार्य की समस्या नहीं होती। तो क्या होता है, ह्यूरिस्टिक विधि होती है वहां पर छात्र क्या करते हैं, समस्त कार्य को कक्षा में ही समाप्त कर लेते हैं। जो भी कार्य होते हैं उनका कर लेते हैं, वो कक्षा में समाप्त कर लेते हैं, अतः गृह कार्य की समस्या नहीं होती है। अगला पॉइंट क्या होता है, इस विधि में बालक की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में
समन्वय स्वाभाविक रूप से संपन्न होता है। मतलब क्या होता है, जो बालक के अंदर शारीरिक होता है और मानसिक क्रियाओं में जो समन्वय होता है, बालक का शरीर बढ़ रहा है तो उसका मानसिक विकास भी होगा। तो जो उसका जो समन्वय होता है वो क्या होता है, स्वाभाविक रूप से ढंग होता है। अगला क्या दिया है, यह विधि छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका बनाती है। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यहाँ से बन सकती हैं, बहुत बार बने भी हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि छात्र को आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय भूमिका किस विधि में निभाती है, किस विधि में होती है। तो कौन सी विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि में छात्र की सक्रिय भूमिका होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आते भी हैं। अगले क्वेश्चन बात करेंगे, ह्यूरिस्टिक विधि के दोष। तो जब गुण होते हैं तो कोई सी चीज से दोष दोष भी होते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के दोष नीचे दिए गए जो निम्न है। यह विधि प्राथमिक स्तर के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। तो सबसे बड़ा दोष क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी लेवल की कक्षाएं होती हैं वहां पर यह विधि उपयोगी नहीं होती है। यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है। क्या होता है, जो हमारी बड़ी कक्षा है वहां पर यह विधि उपयोगी मानी जाती है। यह विधि व्ययपूर्ण भी है, क्योंकि इसके लिए सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। यह विधि कैसी होती है, व्ययपूर्ण होती है। फिर क्योंकि क्या होता है, इसको सुसज्जित प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अगला क्या है, यह विधि व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अधिक उपयोग, मतलब हमें अपना स्वयं सीखना है। व्यक्तिगत मीन्स क्या होता है, पर्सनल। अगर हमें अपना पर्सनल सीखना है तो पर्सनल के लिए यह विधि बहुत अच्छी है। व्यक्ति से उपयोग होते हैं, सामूहिक शिक्षण के लिए लाभकारी नहीं होती है। अगर हम सामूहिक शिक्षण कर रहे हैं, ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर यह विधि लाभकारी नहीं होती है। केवल व्यक्तिगत शिक्षण के लिए अधिक उपयोगी होती है। इंपोर्टेंट विधि है, बहुत बार पूछी गई है। अब हम बात करते हैं पर्यावरण की जो विधियां हैं, में भ्रमण विधि। भ्रमण विधि भी अच्छी विधि है, आती है। तो प्राचीन काल से ही शिक्षा शास्त्री भ्रमण को बालक की शिक्षा का एक प्रमुख साधन मानते हैं। भाई जो प्राचीन शास्त्र के शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो बालक भ्रमण करता है, टहलता है, देखता है, वह भी क्या होती है, प्राथमिक शिक्षा का एक साधन मानते हैं। कैसा होता है, हमने कहा हम नीम का पेड़ देखने गए, हम मान लो इंदौर गए, कहीं गए, कोई चीज हम देखने गए, तो क्या होगा, हम किसी चीज का भ्रमण करेंगे तो हम उसको जानकारी भी मिलेगी। बालक जानता तो है नहीं है, जब बालक भ्रमण करेगा तभी तो सीखेगा। तो रूसो इमील नामक विद्वान बालक को भ्रमण द्वारा शिक्षा देना चाहते थे। तो अब क्वेश्चन बन सकता है कि बालक को भ्रमण द्वारा शिक्षा कौन देना चाहता था। तो रूसो इमील या रूसो इमील नामक विद्वान ने बालक को किस पर शिक्षा दी, तो भ्रमण के द्वारा शिक्षा दी। रूसो का कहना था कि बालक को घर में अथवा कक्षा में पुस्तक पढ़वाकर बुनियादी शिक्षा नहीं दी सकती। रूसो ने क्या कहा था कि हम बालक को स्कूल में और घर में पढ़ाकर उसको जो बुनियादी शिक्षा होती है उसको हम नहीं दे सकते। बालक भ्रमण करके ही वस्तुओं का स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त सकता है। बालक क्या करता है, भ्रमण करके वस्तुओं का स्वाभाविक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल इंपोर्टेंट है, बहुत बार आई है। अब भ्रमण विधि के लाभ क्या होते हैं, कौन कौन से लाभ है। तो भ्रमण विधि के निम्न लाभ हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, भ्रमण विधि के निम्न लाभ हैं। भ्रमण के द्वारा छात्रों में कक्षा पढ़ी गई वस्तुओं, सिद्धांतों, नियमों का बाहर जगत में जाकर स्पष्टीकरण करने का व्यापक अवसर मिलता है। लाभ क्या होता है, भ्रमण के द्वारा छात्रों को कक्षा में पढ़ी वस्तुओं, सिद्धांतों व नियमों का बाहर जगत में जाकर स्पष्टीकरण करने का व्यापक अवसर मिलता है। मतलब जब व्यक्ति कोई चीज को पढ़ रहा है, अगर वो उसको आंखों से देख लेगा, भ्रमण करके देख लेगा, तो क्या होगा, उसको ज्यादा सीख जाएगा। भ्रमण के द्वारा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति विशेष रुचि उत्पन्न हो जाती है। भ्रमण के द्वारा क्या होता है, विज्ञान में विशेष रुचि दी। इसको द्वारा विद्यार्थी एक दूसरे के साथ सामूहिक रूप से मिलजुल कर काम करना सीखते हैं। भ्रमण के द्वारा क्या होता है, बालक मिलजुल कर काम करना सीखते हैं।
ब्राह्मण के द्वारा वस्तुओं का स्वयं निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर वस्तुओं का स्वयं निरीक्षण करने का अवसर लगते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।